चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यों, कार्यालयों में विशेष प्रकार के फॉर्म, प्रपत्र, नियम, उपनियम, संहिताएं आदि प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार के साहित्य की एक विशेष प्रकार की भाषा और शैली होती है। इनका अनुवाद कभी कभी भाषा को बोझिल कर देता है, यहाँ तक कि कई बार तो आम प्रयोक्ता के लिए उसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार की बोझिल अनुवादी हिंदी भी हिंदी के प्रयोग में बाधक सिद्ध हुई है। अतः इस प्रकार का साहित्य कार्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप ही सरल हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कार्य योजनाओं को अधिकारी स्तर पर प्रोत्साहित कर सभी अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। पैरा। कार्यालय में जब कोई कर्मचारी या अधिकारी हिंदी में लिखने का शुभारंभ करता है तो बीच बीच में कोई तकनीकी शब्द आ जाता है जिसका हिंदी रूप उसे ज्ञात नहीं होता। तब वह हिम्मत कर शब्दकोश का सहारा लेता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शब्दकोश में वह हिंदी रूप में मिल जाए जो उस संदर्भ में अपेक्षित है। बस इतनी सी कठिनाई आने पर वह हिंदी में लिखने का विचार बदलकर अपनी लेखनी को अंग्रेजी में ही क्रियाशील कर देता है। इसके लिए तकनीकी शब्दों को हिंदी में उनके अंग्रेजी रूप में लिखा जा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उस संगठन में उसके विभिन्न विभागों अनुभागों में आमतौर पर प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों का संग्रह कर उनके सार्थक हिंदी रूप निर्धारित किए जाए। इस प्रकार के शब्द संग्रह को विभागीय शब्दावली का प्रमाणिक रूप दिया जाए। पैरा। मात्र कुछ एक शब्दों के हिंदी पर्यायों के ज्ञान न होने को हिंदी के प्रयोग में बाधा न माने। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को पहचानने का अच्छा सामर्थ्य है। अतः तकनीकी शब्दों को हिंदी में जो का त्यों लिखे जाने में कोई आपत्ति नहीं। सरकारी कार्यालयों में फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखी जाती है। यही वह असली क्षेत्र है जहाँ हिंदी में काम किया जाना अपेक्षित है। फाइलों पर टिप्पणियाँ कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही स्तर पर लिखी जाती है। कर्मचारी स्तर पर कुछ बड़ी और अधिकारी स्तर पर छोटी टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। सामान्यतः 25 से 30 शब्दों की या उनसे मिलती जुलती ही टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। ये टिप्पणियाँ सामान्यतः अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं क्योंकि इनके नमूने फाइल में अंग्रेजी में आसानी से मिल जाते हैं और उन्हें पीछे से देखकर लिखने में आसानी रहती है। इन सब टिप्पणियों के हिंदी रूप अब खूब मिलते हैं। एक बार यदि इन रूपों को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इस प्रकार की टिप्पणियाँ बड़ी आसानी से हिंदी में लिखी जा सकती है। अधिकारी स्तर पर तो यह काम और भी आसान है। उन्हें तो केवल एक दो शब्दों या
वाक्यों की टिप्पणियाँ ही प्राय लिखनी होती है। जैसे चर्चा करें आदि पैरा। आदरणीय महोदय, अशिक्षा, गरीबी और भूख भी दुनिया के उन हिस्सों में अधिक हैं जो लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवादी देश गुलाम देशों के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का दोहन अपने हितों के पोषण के लिए करते रहे। इससे वे निरंतर धनवान तथा विकसित होते गए। दूसरी ओर गुलाम देश शिक्षा, संस्कृति और उद्योग सभी क्षेत्रों में पिछड़ते गए। पैरा। हमारा देश भारत भी एक लंबे समय तक साम्राज्यवाद का शिकार और गुलाम रहा है। एक जमाने में दुनिया का यह सर्वाधिक विकसित देश इस काल में पिछड़ेपन, अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। किंतु भारतीयों की आंतरिक जीवन क्षमता, स्वतंत्रता की अदम्य आकांक्षा और संघर्ष करने की क्षमता ने 20वीं शताब्दी के मध्य में उसके लिए स्वतंत्रता के द्वार खोले और उसे प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य के रूप में अपने विकास का अवसर मिला। पैरा। स्वतंत्र भारत को अपने शैशव से ही जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें अन्य समस्याओं के साथ गरीबी और अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थे। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से पूर्ण यह देश स्वतंत्रता के बाद अपने निर्माण में लगा। हमारा उद्देश्य था समतावादी समाज की स्थापना द्वारा देश को आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना। अज्ञान और निरक्षरता इस राह की सबसे बड़ी बाधाएं थी। आज भी हमारे देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन में निरक्षरता, अज्ञान और सामाजिक विषमता सबसे बड़े अभिशाप हैं। भारत के कर्णधारों ने प्रारंभ में ही इस तथ्य को पहचान लिया था और समझ गए थे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास व समतामूलक समाज की स्थापना एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम अज्ञान और निरक्षरता के विरुद्ध एक अभियान छेड़ें। उसके बिना न तो नागरिकों में नई चेतना जागृत की जा सकती है और न ही जीवन और जगत के प्रति उनके सोच को बदला जा सकता है। समस्याओं के विश्लेषण, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी, समाज के प्रति लगाव और दायित्व का बोध, अपने इतिहास और संस्कृति की विरासत के प्रति मोह, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना और इनसे भी अधिक अज्ञानता, गरीबी और भूख के विरुद्ध कोई भी देश या जाति तब तक पूर्णतः तैयार नहीं हो सकती जब तक उसमें शिक्षा का विकास न हो। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खोलती है और उसके भीतर ऐसी चेतना का प्रादुर्भाव होता है जो करणीय एवं अकरणीय का अंतर उसे समझाती है। सामाजिक बर्बरता से संघर्ष करने का साहस देती है। इतना ही नहीं, निरक्षरता इंसानों को बांटती है, जबकि साक्षरता एक दूसरे को नज़दीक लाती है। अपने हितों के विश्लेषण की क्षमता साक्षरता से ही विकसित होती है।